हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप अप। हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी, दैट इज जीडीएस जेलो। अभी हम कर रहे हैं राजस्थान स्टैम्प एक्ट 1998। हमने सेक्शन 34 तक कवर कर लिया है। अब हम करेंगे सेक्शन 35 से स्टार्ट। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखना। कैसे एक लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये आप खुद रियलाइज करेंगे। देखिए, सेक्शन 35 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 35 कहता है एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प। अभी सेक्शन 35 किस बारे में बात कर रहा है। इफ एनी पर्सन is confused about how much stamp duty is payable on a document। अब क्या कह रहा है ये सेक्शन। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको ये संदेह हो रहा है कि किसी दस्तावेज पर कितना स्टैम्प शुल्क लगेगा, he may take that document to the collector and ask for his opinion regarding proper stamp duty। तो वो क्या करेगा, उस दस्तावेज को लेकर कलेक्टर के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि कलेक्टर साहब बताइए, आप मुझे अपनी क्या दीजिए, राय दीजिए कि इसमें जो है सही शुल्क क्या लगेगा। ठीक है, तो सेक्शन 35 किस बारे में बात कर रहा है, एडजुडिकेशन एज टू प्रॉपर स्टैम्प। अब देखिए, कलेक्टर विल डिटरमाइन द प्रॉपर ड्यूटी आफ्टर चार्जिंग अ फी ऑफ 500। वो कलेक्टर साहब हैं, वो अगर आपको कोई राय दे रहे हैं तो फ्री में नहीं देंगे, आपको कुछ फी देनी होगी और वो फी है 500 रुपए। ठीक है, कलेक्टर 500 रुपए फीस लेकर सही स्टैम्प शुल्क निर्धारित करेगा। अब देखिए, ये सेक्शन ये भी कहता है जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आप लेकर जा रहे हैं कलेक्टर के पास ये पूछने के लिए कि इस पर कितना स्टैम्प शुल्क लगेगा, हो सकता है वो एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट और ये भी हो सकता है वो अनएग्जीक्यूटेड हो सकता है वो स्टैम्प्ड हो सकता है वो अनस्टैम्प्ड हो। इस सिचुएशन में कहा गया अगर वो एग्जीक्यूटेड है, अनएग्जीक्यूटेड भी है, स्टैम्प्ड है, अनस्टैम्प्ड भी है, तो भी इट कैन बी ब्रॉट बिफोर द कलेक्टर फॉर एडजुडिकेशन। ठीक है, तो भी क्या हो सकता है, आप उसे कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आपका जो डॉक्यूमेंट है अनएग्जीक्यूटेड है। ठीक है, कलेक्टर में आस्क फॉर ट्रू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। अब अगर आप क्या कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेके गए हैं तो, और कोई कॉपी लेके गए हैं तो फिर कलेक्टर पूछ भी सकते हैं कि ठीक है आप इसकी ट्रू कॉपी दिखाइए डॉक्यूमेंट की, या फिर आप जो डॉक्यूमेंट लेके गए वो बहुत सारे पेजेस में, तो डॉक्टर जो कलेक्टर है वो ये कह सकते हैं कि आप मुझे इसकी समरी दीजिए। ठीक है, और एफिडेविट और एविडेंस भी कलेक्टर मंगा सकते हैं। क्या ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों मंगा रहे हैं, टू वेरीफाई ऑल फैक्ट्स अफेक्टिंग स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो कलेक्टर क्या कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं कि दस्तावेज की सही प्रति लाइए, सारांश बताइए और शपथ पत्र या अन्य साक्ष्य लाइए ताकि स्टैम्प शुल्क से सभी स्टैम्प शुल्क से जुड़े सभी जो तथ्य हैं स्थापित किए जा सके। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं उनको अगर ये लग रहा है कि मैं सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ और हिंदी में भी इसका इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ, देखिए उसके पीछे रीजन है। जेएलओ एग्जाम में भी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, इंग्लिश भी पूछी जाती है। आरजेएस में भी आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछी जाती है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हिंदी की प्रिपरेशन साथ के साथ करें। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट क्या करें, हिंदी की प्रिपरेशन साथ साथ करें, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश प्रिपरेशन साथ साथ करें। ठीक है, मैं भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ लेकिन मैं भी हिंदी को बहुत ध्यान से समझती हूँ और चीजों को सीखने का ट्राई करती हूँ कि एक हिंदी पे भी बहुत अच्छी कमांड बने। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी को भी रीड करती हूँ और आप भी ये अपनी हैबिट बनाओ, ताकि क्योंकि अगर इन केस अगर आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट या समरी का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है ना, सारांश होता है। ठीक है, एफिडेविट को हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, बेसिक भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, ये सेक्शन क्या बारे में बात कर रहा है, एविडेंस गिवन बिफोर कलेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट दैट पर्सन इन सिविल प्रोसीडिंग। अब ये सेक्शन कह रहा है कि कलेक्टर के जो समक्ष दिया गया साक्ष्य है वह सामान्य दीवानी मामलों में उस व्यक्ति के खिलाफ उपयोग नहीं होगा। अब आप एक बात याद कीजिए, ये कह रहा है कि जो क्योंकि आपने अभी देखा कि कलेक्टर के पास पावर है कि वो एफिडेविट और एविडेंस मंगा सकता है, तो क्या कलेक्टर एफिडेविट और एविडेंस खुद अपने लिए मंगा रहे हैं और सिविल प्रोसीडिंग में उसको यूज कर सकते हैं क्या, मतलब दे सकते हैं साक्ष्य के तौर पर? नहीं, कलेक्टर के समक्ष दिया गया दिया गया साक्ष्य सामान्य दीवानी मामलों में उस व्यक्ति के खिलाफ उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट फॉर स्टैम्प ड्यूटी इंक्वायरी, केवल स्टैम्प शुल्क जांच में उपयोग होगा, क्योंकि हम स्टैम्प ड्यूटी के केस में ही तो ये एविडेंस वगैरह आपको दे रहे हैं, स्टैम्प एक्ट भी तो है, तो उसकी इंक्वायरी करनी है, तब तो आप एविडेंस का यूज कर सकते हैं। लेकिन बाकी सिविल प्रोसीडिंग में आप
यूज नहीं कर सकते ये एविडेंस, ठीक है। इफ द पर्सन पेज फुल प्रॉपर ड्यूटी, अगर व्यक्ति पूरा सही स्टैम्प शुल्क जमा कर देता है, ही गेट्स रिलीफ फ्रॉम पेनल्टी फॉर हाइडिंग फैक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट, तो उसको दस्तावेज में तथ्य छुपाने के लिए लगने वाली पेनल्टी से राहत मिल सकती है। ये लाइन आपको याद रखना है। अगर देखो जो पर्सन है उसको समझ नहीं आ रहा है कि कितनी स्टैम्प ड्यूटी देनी है, ठीक है, इसीलिए तो वो पर्सन कलेक्टर के पास गया और पूछने गया कि आप मुझे बताइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस पे कितनी स्टैम्प ड्यूटी दूं। तो इस केस में क्या है, अगर जो पर्सन ने प्रॉपर ड्यूटी पूरी दे दी है, ठीक है, पे कर दी है, तो अब उसको रिलीफ मिल जाएगा, उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी कि आपने डॉक्यूमेंट्स में जो है तथ्यों को छुपाया है, फैक्ट्स को हाइड किया है, ठीक है। और अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है, कलेक्टर बिलीव्स market value is not correctly written in the document, he can conduct inquiry, hear the parties or determine correct market value। यदि कलेक्टर को लगता है कि दस्तावेज में संपत्ति का सही बाजार मूल्य नहीं लिखा गया, तो वह जांच कर सकता है, पक्षों को सुन सकता है और सही बाजार मूल्य को फिर तय भी कर सकता है। देख लो ये कलेक्टर की पावर है। आप डॉक्यूमेंट लेके गए हो कि आप बताइए कि कितना सही शुल्क इस पे लगाए हैं, स्टैम्प शुल्क, और वो साथ के साथ ये भी देख रहा है कलेक्टर, अच्छा तो आपने सही मार्केट वैल्यू नहीं यूज की है, करेक्टली नहीं लिखी है डॉक्यूमेंट में, चलो अब मैं इंक्वायरी कंडक्ट करता हूँ, तो साथ में वो ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अमन wants to purchase land but he is unsure whether stamp duty should be paid on 20 lakh rupees or 30 lakh market value, ठीक है। बिफोर रजिस्ट्रेशन ही गोज टू कलेक्टर, पेज 500 रुपीज फी एंड आस्क फॉर प्रॉपर ड्यूटी कैलकुलेशन। कलेक्टर चेक्स डॉक्यूमेंट एंड डिसाइड करेक्ट मार्केट वैल्यू एंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। पूछा तो अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कलेक्टर, उन्होंने मार्केट वैल्यू को भी डिसाइड किया और साथ के साथ प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगी वो भी बताया, ठीक है। कलेक्टर ने जांच करके सही बाजार मूल्य और शुल्क तय करता है। अंडर सेक्शन 35 ओपिनियन रिगार्डिंग प्रॉपर ड्यूटी स्टैम्प इज गिवन बाय, ठीक है, धारा 35 के तहत सही स्टैम्प शुल्क के बारे में कौन राय देता है, रजिस्ट्रार को नहीं, कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर डिटरमाइन प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी अंडर सेक्शन 35। कितनी फीस होती है, जो शुल्क कितना लगेगा उसके निर्णय के लिए, फी फॉर एडजुडिकेशन अंडर सेक्शन 35 इज 500 रुपीज, ठीक है, 500 रुपीज। उसके बाद इफ कलेक्टर बिलीव्स मार्केट वैल्यू इज इनकरेक्ट, और अगर कलेक्टर को लगता है कि जो बाजार मूल्य है वो गलत है, तो वह क्या कर सकता है, वो रिजेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट, नहीं इंक्वायरी को कंडक्ट करेगा, ठीक है, और डिटरमाइन करेगा करेक्ट वैल्यू, जांच करके सही मूल्य निर्धारित कर सकता है, ठीक है। कलेक्टर कैन होल्ड इंक्वायरी एंड डिटरमाइन ट्रू मार्केट वैल्यू। फिर सेक्शन 36 certificate by collector, when a document is brought before the collector under section 35, the collector checks whether proper stamp duty has been paid or not। अब जब कोई दस्तावेज धारा 35 के तहत कलेक्टर के पास लाया गया है, अब तो कलेक्टर यह जांच करेगा कि अब वो जो स्टैम्प शुल्क है उसको दिया गया है या नहीं दिया गया है, ठीक है। और अगर कलेक्टर को ये लगता है फुल स्टैम्प ड्यूटी तो ऑलरेडी पे कर दी गई है और जो रिमेनिंग ड्यूटी है उसको बाद में पे कर दिया गया है, तो वो क्या करेगा, ही गिव्स अ सर्टिफिकेट बाय एंडोर्समेंट ऑन दैट डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर कलेक्टर क्या करेगा, अब यहाँ पे कलेक्टर दस्तावेज पर एंडोर्समेंट कर देगा और एंडोर्समेंट द्वारा क्या करेगा, प्रमाण पत्र देता है, सर्टिफिकेट क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। इफ डॉक्यूमेंट इज नॉट चार्जेबल विद एन एनी ड्यूटी, कलेक्टर सर्टिफाइज दैट नो ड्यूटी इज पेबल, और यदि दस्तावेज पर कोई स्टैम्प शुल्क नहीं लगता, ठीक है, तो कलेक्टर प्रमाणित करता है कि उस पर कोई शुल्क देय नहीं है, ठीक है। ऐसा है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आया है कि उस पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी ही नहीं, तो फिर कलेक्टर क्या करेगा, सर्टिफाई कर देगा, ठीक है, दैट नो ड्यूटी इज पेबल, ठीक है, याद रखना आप। आफ्टर कलेक्टर्स एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प्ड। अब जो कलेक्टर ने एंडोर्समेंट किया है ना, कलेक्टर की एंडोर्समेंट बहुत जरूरी है, तभी दस्तावेज को विधिवत स्टाम्प युक्त माना जाएगा, ठीक है। कलेक्टर के एंडोर्समेंट के बाद ही दस्तावेज को विधिवत स्टाम्प युक्त माना जाएगा, फिर इट कैन बी यूज्ड एज एविडेंस। अब जब कलेक्टर ने एंडोर्समेंट कर दिया है,
अब उसको हम ड्यूली स्टैम्प मान रहे हैं। अब इस डॉक्यूमेंट का आप यूज एविडेंस में कर सकते हैं, कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इट कैन बी रजिस्टर्ड लीगली, और अब क्या होगा, इसे वैध रूप से रजिस्टर किया जा सकेगा। तो स्टैम्प ड्यूटी पे करो, फिर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मैंने ऑलरेडी पूरी सीरीज आपको कवर करा दी है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट को वहां से कवर करना, ट्रस्ट मी आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को जो आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, मैं देखती हूँ आप लोगों को ये पैटर्न बहुत पसंद आ रहा है, आपको समझ भी आ रही है चीजें। और मुझे कुछ लोग के ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप हमें मेजर लॉज भी कराइए माइनर लॉज के साथ। देखिए अभी क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं अभी पहले माइनर लॉज को पूरा कंप्लीट करा देती हूँ, फिर उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेजर लॉज में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैं आपको वो जरूर डील कराऊंगी, ठीक है। अब देखिए, इफ डेफिसिट ड्यूटी इज फाउंड, collector gives reasonable time to pay balance duty after payment certificate is issue। अब क्या है, अब यदि स्टाम्प शुल्क कम पाया जाता है तो कलेक्टर शेष शुल्क जमा करने के लिए समय देता है और भुगतान होने पर प्रमाण पत्र जारी करता है। अब इस केस में क्या है, इस केस में कलेक्टर को ये लगा कि अभी तो जो पे करना है स्टैम्प ड्यूटी कुछ बचा है, तो पहले आप पे कर दीजिए और जैसी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। इफ डॉक्यूमेंट इज ब्रॉट विद इन 1 month इन राजस्थान आफ्टर एग्जीक्यूशन, ओल्ड ड्यूटी रेट्स अप्लाई। अब देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है, ये सेक्शन कह रहा है अगर कोई दस्तावेज राजस्थान में निष्पादन के 1 महीने के अंदर लाया गया तो उस पर उसी समय की शुल्क दर लागू होगी। लेकिन अगर आप 1 महीने के बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट को लेकर आ रहे हैं तो जो करंट ड्यूटी और जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है उस पर वो अप्लाई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखो। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में ला रहे हो आफ्टर एग्जीक्यूशन, तो आप पर उसी दिन की ड्यूटी अप्लाई होगी जो पुराने रेट्स थे। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद आ रहे हो उसके बाद आपकी करंट उस टाइम पे क्या है मार्केट वैल्यू, ठीक है, उस टाइम पे क्या है स्टैम्प ड्यूटी, वो अप्लाई होगी। एग्जाम्पल, रोहित प्रिपेयर्स अ सेल डीड एंड पेज स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 20,000। अब क्या हुआ, जो रोहित है उसने क्या किया, एक विक्रय विलेख बनाया। देखिए सेल डीड को क्या बोलते हैं, विक्रय विलेख, ठीक है। जितने भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत न्यू वर्ड्स है आपके लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखना है क्योंकि जेएलओ में हिंदी आने वाली है, तो आप अपनी वोकैबुलरी को यहीं से स्ट्रॉन्ग कीजिए। और जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं जो हिंदी में जो पूरा अपना लॉ कर रहे हैं, तो जो मैं आपको यहाँ पर वर्ड्स बता रही हूँ जैसे विक्रय विलेख को हम सेल डीड कहते हैं, आपको भी याद रखना है, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक अच्छी कमांड रखनी है। रोहित प्रिपेयर्स अ सेल डीड एंड पेज स्टैम्प ड्यूटी ऑफ 20,000, ठीक है। रोहित विक्रय विलेख बनाता है और 20,000 रुपए की स्टैम्प शुल्क भी देता है। ही टेक्स डॉक्यूमेंट टू कलेक्टर अंडर सेक्शन 35। अब वो अपने डॉक्यूमेंट को कलेक्टर के पास लेके जा रहा है, किस सेक्शन के साथ, 35। 35 क्या कहता है कि अगर आपको कंफ्यूजन है कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, कलेक्टर के पास लेके जा सकते हैं 500 रुपए पे करके, ठीक है। अब कलेक्टर ने चेक किया और उसने ये देखा कि जो ड्यूटी है स्टैम्प ड्यूटी वो तो ऑलरेडी पे हो चुकी है, जो 20,000 रुपए पे किए, कलेक्टर जांच करके पाता है कि वो तो पूरा शुल्क जमा है। अब कलेक्टर क्या लिखेगा, कलेक्टर राइट्स एंडोर्समेंट प्रॉपर ड्यूटी पेड। अब कलेक्टर एंडोर्समेंट लिखता है, एंडोर्समेंट का मतलब ये है कि कलेक्टर ने ये लिखा है प्रॉपर ड्यूटी पेड, और ये ही एक एंडोर्समेंट है। एंडोर्समेंट वर्ड नहीं लिखना होता, एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि आपने उसको लिख दिया है प्रॉपर ड्यूटी पेड, और ये एक एंडोर्समेंट होती है। और एंडोर्समेंट में क्या होता है, फिर साइन करके डेट लिख दी जाती है कि प्रॉपर ड्यूटी पेड। अब देखिए, नाउ डॉक्यूमेंट बिकम्स लीगली वैलिड। अब ये जो दस्तावेज है, अब जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट था, अब ये क्या हो गया, बिकम लीगली वैलिड। अब देखिए, अब ये एग्जाम्पल दूसरा है डेफिसिट ड्यूटी का। अब ये एग्जाम्पल किसका था कि अगर कितना पे करना है उसके लिए। अब है कि डेफिसिट ड्यूटी कम, अब बची हुई, सॉरी, अमन पेड ओनली 10,000 स्टैम्प ड्यूटी बट एक्चुअल ड्यूटी वाज 15,000, ठीक है। अमन ने कितनी पी की, 10,000, एक्चुअल ड्यूटी थी 15,000। अब कलेक्टर के पास जाता है अमन और उससे पूछता है कि बताइए, कलेक्टर आस्क हिम टू पे
रिमेनिंग 5,000 रुपए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 35 के तहत वो कलेक्टर के पास लेके गया था अपना डॉक्यूमेंट, कलेक्टर ने बता दिया आपको 5,000 रुपए और पे करने हैं। आफ्टर पेमेंट कलेक्टर सर्टिफाइज दैट फुल ड्यूटी हैज बीन पेड। अब जैसी पेमेंट हो गई, अब कलेक्टर को क्या, कलेक्टर ने सर्टिफाई कर दिया, कलेक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि फुल ड्यूटी क्या है, पे हो चुकी है। अब क्या है, आफ्टर पेमेंट कलेक्टर, हाँ अब सर्टिफिकेट भी उसको मिल जाएगा कि ड्यूटी पूरी पे हो चुकी है। अब है सेक्शन एग्जाम्पल 3, डिले केस में क्या होगा, डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूटेड इन राजस्थान, इज ब्रॉट बिफोर कलेक्टर आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया था राजस्थान में, एक सेकेंड रुकना आप, ठीक है, इसका भी मतलब यही है कि आपने जो राजस्थान में एग्जीक्यूट किया है कोई डॉक्यूमेंट, उसको 1 महीने के अंदर अंदर, उसका ही वही एग्जाम्पल है। अगर मैंने बाई चांस कोई गलत या फिर कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन की हो, तो अब मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट राजस्थान में एग्जीक्यूट हुआ है और उसको आपको 1 महीने के अंदर अंदर क्या है रजिस्ट्रेशन, उसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, लेकर आना है, किस चीज के लिए कि स्टैम्प ड्यूटी कितनी होगी और वो सब तो रेट अप्लाई होंगे पुराने वो इस, और अगर नहीं लेकर आए तो फिर जो करंट मार्केट वैल्यू होगा। इससे रिलेटेड केस ये कहता है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है राजस्थान में, ठीक है, इज ब्रॉट बिफोर कलेक्टर आफ्टर 6 मंथ, और अब 6 महीने के बाद कलेक्टर के सामने लाए। अब करंट वाली, अब जो नाउ करंट मार्केट वैल्यू अप्लाई होगी, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट पे, और जो प्रेजेंट स्टैम्प ड्यूटी है वो रेट अप्लाई होंगे, ठीक है। इफ कलेक्टर फाइंस फुल स्टैम्प ड्यूटी ऑलरेडी पेड, वो क्या करेंगे, वो एंडोर्समेंट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, गिव्स एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो एंडोर्समेंट प्रमाण पत्र देते हैं, कलेक्टर सर्टिफाइज बाय एंडोर्समेंट, ठीक है। अब वो कलेक्टर क्या करेंगे, एंडोर्समेंट द्वारा प्रमाणित करेंगे, सर्टिफाई करेंगे कि पूरी जो शुल्क है वो जमा की जा चुकी है। आफ्टर एंडोर्समेंट, जब उन्होंने एंडोर्समेंट कर दिया अंडर सेक्शन 36, अब डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, डॉक्यूमेंट बिकम ड्यूली स्टैम्प्ड। अब डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, ड्यूली स्टैम्प्ड, और एंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट इज ट्रीटेड एज ड्यूली स्टैम्प्ड। इफ डेफिसिट ड्यूटी इज फाउंड, अगर कम स्टैम्प शुल्क पाया जाता है तो कलेक्टर में क्या कर सकते हैं, अलाउ टाइम टू पे बैलेंस ड्यूटी, ठीक है, कलेक्टर अलाउज रीजनेबल टाइम टू डिपॉजिट बैलेंस ड्यूटी, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर लाइकिंग द वे आई एम टीचिंग, do share, do comment, do like, and don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.